नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सामाजिक न्याय के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। आज के दिन मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले का गवाह भी बनेगा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। ये विधेयक कितना अहम है और इसके आने से क्या क्या बदलाव होने वाले, साथ इस बिल को लेकर सियासी गलियारों में क्या हलचल है, ये हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो चर्चा के दौरान एक मजेदार वाकया भी सामने आया। वो क्या था वो भी हम आपको दिखाएंगे। खबर पीएम मोदी के एक और ऐतिहासिक विदेश दौरे को लेकर है। बात विदेश की हो रही है तो लंदन के एक यूनिवर्सिटी में महाकुंभ के मैनेजमेंट को पढ़ाने की तैयारी चल रही है। इन सभी खबरों को बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस बड़ी खबर से करते हैं कि वक्फ बिल पेश हो चुका है। कुछ ही समय में काउंटिंग भी होगी, लेकिन क्या क्या कुछ विशेष है उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल स्पीकर सर, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. ये वो शब्द नहीं, उद्घोष है जिसकी गूंज हिंदुस्तान में हजारों सालों तक सुनाई देने वाली है। ये वो लम्हा है जो मोदी सरकार के एक और ऐतिहासिक फैसले का गवाह बना है। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने की दहलीज पर खड़ा है। वो कानून जो हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब मुसलमानों के मुकद्दर को बदलकर उनका हक मयस्सर करेगा। ये महज विधेयक नहीं बल्कि भाग्य विधाता है उन मजलूमों का जिनके हक को मारकर आक्रांताओं का साम्राज्य खड़ा किया गया था। ये खुशबू है सदियों की दास्ता के बाद आजादी के आबो हवा की। ये आहट है वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने की। एक ऐसा कानून जिसे महीनों के मंथन के बाद अमली जामा पहनाया गया है। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। ये बयान बता रहा है कि ये बिल महज मोदी सरकार के इतिहास का नहीं बल्कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का भी सबसे अहम बिल है। लिहाजा इस बिल से उम्मीदें भी आसमान हो रही हैं। इधर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गौरव गोगोई ने सवाल खड़ा किया कि आखिर इस बिल की जरूरत क्या थी। कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल, कहां से आया? गौरव गोगोई के इस सवाल का जवाब भी सदन में ही मिल गया, वो भी सिलसिलेवार तरीके से। किरण रिजिजू जब इस ऐतिहासिक बिल को सदन के पटल पर रख रहे थे तो वक्त को लेकर सदन से जुड़े ऐसे खुलासे किए जिसने सबको चौंका कर रख दिया। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने
पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। यानी वक्फ संशोधन विधेयक लाना जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया था, और इस मजबूरी के लिए भी किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यूपीए सरकार पर वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देने के आरोप हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर विपक्ष भले ही इतना हो हल्ला कर रहा हो, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो वक्फ में पहले भी संशोधन हो चुके हैं। 1995 के पहले संशोधन में सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड की गठन की अनुमति दी गई। 2013 के दूसरे संशोधन में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई। ये संशोधन भी कोई आम संशोधन नहीं थे। यूपीए सरकार में इसमें हुए बदलाव ने ही मौजूदा संशोधन की नींव रख दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में खुद इसकी ताकीद की। ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए, और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है। आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। दरअसल साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड में बदलाव को मंजूरी दी थी, और तब वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो साल 2013 में यूपीए सरकार के दौरान हुआ, और वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां दे दी गयी। वक्फ बोर्ड बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं। संपत्तियों के विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना। वक्फ बोर्ड के मामलों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इन्हीं बदलावों को आज के संशोधन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। पुराने एक्ट में संशोधन के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा, जिससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। दरअसल वक्फ बोर्ड पिछले कुछ समय से अपने कई विवादित फैसलों की वजह से चर्चा में रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में उन विवादित फैसलों का भी जिक्र किया। सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। केरला का
मनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी पर रोक लगाने के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप बता रहा है, लेकिन किरण रिजिजू ने भरे सदन में विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नए वक्फ बोर्ड का ढांचा क्या होगा, संशोधन के बाद कौन कौन वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनेगा। इसका जवाब भी किरण रिजिजू ने सदन में दिया। सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। नए बिल को आम जनता के हित में बनाने के लिए वक्फ बोर्ड परिषद के पूरे ढांचे में बदलाव किया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री और 3 सांसद होंगे। परिषद में मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज शामिल होंगे। एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग होंगे। भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव भी होंगे। परिषद में कम से कम 2 महिलाओं का होना भी जरूरी। काउंसिल में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। शिया, सुन्नी और बोहरा मुसलमान भी होंगे। ऐतिहासिक वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। लोकसभा में चर्चा के बाद इसे उच्च सदन में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। और लोकसभा में आज